अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 7 में एंथैल्पी चेंजेस को पढ़ने जा रहे हैं। ये सारी एंथैल्पीज जो हैं दे आर शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिस्कस करेंगे और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हमारे इन शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और अक्सर बोर्ड में आते हैं। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ समथिंग, आइदर इट इज रिएक्शन, फॉर्मेशन, कंबस्टन और जो भी हो सकता है, उसका मतलब है वो एंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर की गई है 25 डिग्री 1 atm पे। इसके साथ हम एक सिंबल की एडिशन कर देते हैं। डेल्टा एच खाली लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर की गई है। अगर डेल्टा एच के साथ नॉट सिंबल लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर की गई है। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं। लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, घबराएं ना, बहुत आसान है। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ डेफिनेशंस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। वो सारी की सारी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आती हैं। इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है और इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। ये सारी के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करता हूँ, बट थिंक देम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल और यूनिट्स जो भी इसके होते हैं और कंडीशंस, ये आपने मेंशन करनी है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि रिएक्शन होता क्या है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में पढ़ने से पहले हम रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कोई रिएक्शन का मतलब ये है कि एक केमिकल चेंज, यानी कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो केमिकली रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से मिले तो बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर। नाउ दिस इज अ केमिकल चेंज। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अनदर केमिकल चेंज। सो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें हीट एवॉल्व हो रही होती है या एब्जॉर्ब हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सिनेरियो नंबर 1 को कंसिडर करते हैं। हीट एवॉल्व हो रही है। जब हीट एवॉल्व होगी तो हीट सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में चली जाएगी। तो इन दैट केस जो हीट कंटेंट्स हैं सिस्टम के वो कम हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके ये रिएक्टेंट्स हैं और अगर मैं यहाँ पे लाइन लगा लूँ तो ये आपके रिएक्टेंट्स, ये आपका एनर्जी वाई एक्सिस जो है ये एनर्जी की हाइट को शो कर रहा है, ये इंक्रीज इन एनर्जी को शो कर रहा है। मसलन अगर हाई वैल्यू होगी तो वो ऊपर आएगी, लो वैल्यू होगी तो वो नीचे आएगी। अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स बनाता हूँ, इस हाइट पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और वो एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने के बाद रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्रोडक्ट में जब वो कन्वर्ट होते हैं तो वो एनर्जी कुछ लूज कर देते हैं। तो इन दैट केस हुआ क्या कि जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट बनी उसकी रिएक्टेंट से एनर्जी कम थी। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी या हीट एवॉल्व हो वो कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज इन विच हीट इज एवॉल्व्ड, जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकलती है। इसमें प्रोडक्ट के एनर्जी कंटेंट्स कम होते हैं, लो होते हैं एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। यानी कि आप यूँ समझ लें कि प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी कंटेंट्स हैं वो कम है रिएक्टेंट के एनर्जी कंटेंट से, क्योंकि कुछ हिस्सा उसका हीट की फॉर्म में एवॉल्व हो गया। हम इसको कहते थे कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस दौरान जो हीट एवॉल्व होती है वो है -393.7 किलो जाउल पर मोल। यानी कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए इतनी हीट एवॉल्व होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही ऐसा हो। समटाइम हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब भी होती है। यानी कि होता यूँ है
कि आपकी सराउंडिंग से जो एनर्जी है वो ट्रेवल कर जाती है टुवर्ड्स सिस्टम। तो अगर मैं इसका एनर्जी ग्राफ बनाना चाहूँ या एंथैल्पी चेंजेस या एनर्जी चेंजेस को कंसीडर करना चाहूँ तो होगा यूँ कि अगर ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी लेवल है और वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ऊपर होगा क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके बनी हुई है, तो उसकी एनर्जी लेवल जो होगा वो हाई होगा एज़ कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ऊपर बनेगी और रिएक्टेंट जो है वो नीचे बनेंगे। इन दैट सिनेरियो जो चेंज इन एंथैल्पी है, हीट कंटेंट है, वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि एनर्जी बढ़ गई है। और अगर मैं हीट एवॉल्व वाले सिनेरियो में चला जाऊं तो चेंज इन एंथैल्पी या हीट कंटेंट्स जो होगा वो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपकी कौन सी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन या राइट हैंड साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन हाइट पे है। अगर तो प्रोडक्ट आपके लो हैं, यानी कि एनर्जी रिलीज करके प्रोडक्ट बने हैं, तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बने हैं तो उसमें होता यूँ है कि आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट की कम होती है, और ऐसा रिएक्शन कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये दोनों थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हैं और इसमें हमने देखा कि हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब हो सकती है। सो रिएक्शन दो तरह का हो सकता है, एंडो या एक्सो। दूसरी बात, हम जब एंथैल्पी मेजर करते हैं तो हम उसे स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करते हैं, यानी कि एंथैल्पी वैसे तो किसी भी कंडीशन पे मेजर हो सकती है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी कि 1 atm और 25 डिग्री पे मेजर हो तो उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहेंगे। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को लिख रहे हैं तो आपने मेंशन करना है कि दिस एंथैल्पी इज या दिस चेंज इन एंथैल्पी इज एक्चुअली मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस विच इज़ 1 atm 25 डिग्री। ये आप लोगों ने स्टैंडर्ड और सिंपल एंथैल्पी में फ़र्क समझ लेना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का जो सिंबल होता है वो होता है चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा नोट। ये नोट जो होता है ये शो करता है कि आपकी एंथैल्पी कोई आम एंथैल्पी नहीं है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज नथिंग बट द चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस 1 atm 25 डिग्री। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी कि डेल्टा H नॉट। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब ये है कि ये वो एंथैल्पी चेंज है जो प्रोड्यूस हुआ है या हमने मेजर किया है, कब? 25 डिग्री और 1 atm पे। किस में? एक केमिकल रिएक्शन में। वो केमिकल रिएक्शन किस किस्म का था? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जब ख़ास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम थोड़ी स्पेस यूज़ करते हैं। देखें, 2 मोल वाटर के 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाएंगे एट 1 atm 25 डिग्री। तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो स्टैंडर्ड होगा क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, और इसकी वैल्यू होगी -285.8 किलो जाउल पर मोल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात समझें, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जब एक सर्टेन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सर्टेन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हो, अब मैं दोबारा लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब
सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट के ऑफ रिएक्टेंट आर फॉर्मिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, तो हम उसे कहेंगे कि वो जो हीट चेंज उस केमिकल रिएक्शन में आया है, जो चेंज ऑफ हीट या एंथैल्पी आया है, वो कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और उसको डेल्टा H नोट से शो किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात की जाती है ना, तो स्टैंडर्ड स्टेट्स लिखनी होती है, यानी कि H2 जो होता है वो स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, गैसियस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, वो भी गैस होता है। और 25 डिग्री पे वाटर की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो लिक्विड होती है। तो जब मैं ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ विद हीट चेंज, तो यहाँ पे मौजूद मैंने स्टेट्स भी मेंशन करनी है जो स्टैंडर्ड होती हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो गैसियस स्टेट है, और वाटर की जो है वो लिक्विड स्टेट है। तो मैं इनकी स्टेट मेंशन करूँगा 25 डिग्री पे जब मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी को मेंशन कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो किलो जॉल पर मोल होता है। वापस चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ। जो तमाम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हैं वो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होने चाहिए, और उनका जो यूनिट है, जो हीट चेंज अकर होगी, जो एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज जो है हमारा अकर होगा, वो होगा किलो जॉल पर मोल में। अब चलते हैं हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, किसका, किसी केमिकल कंपाउंड का, किससे, अपने एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल हम बनाना चाहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्नीशियम एंड रिएक्शन विद मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन सकता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन के लिए। लेकिन जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने 1 मोल कंपाउंड बनाना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, और इक्वेशन ऐसे बैलेंस करनी है कि आपके पास 1 मोल प्रोडक्ट बने या कंपाउंड बने जो हमारी, जिसकी फॉर्मेशन हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। सो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम reacts with half mole of oxygen to form magnesium oxide 1 mole। इस दौरान जो हीट एनर्जी चेंजेस या आप यूँ समझ लें एंथैल्पी चेंज होगा, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी मेजर करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। वो क्या है, 1 atm और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 1 atm और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड या कोई भी कंपाउंड बने तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। इस दौरान जो इनकी स्टेट्स हैं वो भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। मतलब मैग्नीशियम किस स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। ऑक्सीजन किस स्टेट में होती है, गैसियस स्टेट में। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में होता है। मेटल के ऑक्साइड सॉलिड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक बात आप समझें कि जब स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर हम इक्वेशन लिख रहे हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस मेंटेन की गई हों, तो जो हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी, यानी कि हीट चेंज आएगा टू मेक 1 मोल ऑफ कंपाउंड, वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपको पता है कि जिसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे तो यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे F लिखना पड़ेगा, जिसका मतलब है फॉर्मेशन। 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए जो वैल्यू है वो होती है -69 to -692 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना चाहते हैं एलिमेंट से,
तो एनर्जी जो रिलीज होगी, एवॉल्व होगी, वो होगी -692 किलो जाउल। अब एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है जब कोई कंपाउंड फॉर्म होगा अपने एलिमेंट से। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, क्योंकि हम जब भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो हमारे जहन में 2 एग्जांपल होनी चाहिए, तो एटलीस्ट एक तो याद रहेगी ना हमें। मैं कार्बन यानी कि ग्रेफाइट के 1 मोल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊँ, उसकी इग्निशन कराऊँ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। अब ये इक्वेशन पहले ही बैलेंस है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बन रहा है फ्रॉम कार्बन। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा इसका, तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होगा। अब कार्बन सॉलिड होता है, इसकी स्टेट भी लिखनी पड़ेगी स्टैंडर्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बन रही है वो गैसियस है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन इक्वल टू -393.7 किलो जाउल पर मोल। इस वैल्यू का मतलब है कि अगर आप 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में बनाना चाहते हैं फ्रॉम एलिमेंट्स विच आर आल्सो इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी -393.7 किलो जाउल। और नोट का मतलब ये बता रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनता है, तो हीट एवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम मेजर करेंगे तो हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो असल में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब इसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी डिस्कस करनी पड़ेगी कि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे है। देखें, ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने एसिड ऐड किया HCl, जो वाटर में मीन्स मैंने एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड ऐड किया। मैं प्योर एसिड नहीं ऐड करूँगा क्योंकि एसिड और बेस को रिएक्ट करने के लिए आयोनाइज होना ज़रूरी है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना ज़रूरी है। तो वाटर में एक्चुअली मैंने एसिड लिया, वाटर के अंदर मिक्स हुआ और बेस भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुई ली। तो जो एसिड है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद बनाता है हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयन। अगर तो वो HCl है, H2SO4 होगा तो उसके नेगेटिव आयन डिफरेंट होगा, बनाएगा वो भी हाइड्रोजन आयन ही। से बेस मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ली, तो जब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व किया वाटर के अंदर और एसिड के सोल्यूशन में मिक्स कर दिया ताकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर ले, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 आयंस में कन्वर्ट हो गया। अब हुआ यूं कि सोल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उसने हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन शुरू करके प्रोडक्ट बना ली वाटर। अब ये जो रिएक्शन है इसमें हुआ क्या है, एसिड की एसिडिटी किस वजह से थी, हाइड्रोजन आयंस की वजह से। बेस क्यों कहलाती थी, हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से। तो एसिड और बेस ने एक दूसरे का इफेक्ट कॉज करने वाले आयंस, या यूँ समझ ले एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस की हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया और वाटर बना लिया। अब ये सॉल्यूशन में पीछे बच जाएंगे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने एक्वस एसिड लिया, वाटर में डिजोल्व हुआ एसिड लिया, तो HCl नहीं था, एक्चुअली वो था हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। और इसी तरह अगर मैंने बेस ली एक्वस फॉर्म में, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इनकी स्टेट्स भी ताकि आपके लिए आसानी हो। वाटर HCl लिया एक्वस, तो ये इसके आयंस भी एक्वस फॉर्म में ही होंगे क्योंकि अगर HCl डिजोल्व हुआ है वाटर में तो वो उसी के अंदर आयंस बना रहा है। मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिया एक्वस स्टेट के अंदर, तो ये बना रहा है सोडियम आयन एक्वस और हाइड्रोक्सिल आयन एक्वस। स्टूडेंट्स, अब होता क्या है, ये एसिड और बेस आपस में अगर रिएक्शन करते हैं ना, तो टेक्निकली एसिड का हाइड्रोजन आयन उस सॉल्यूशन के अंदर
बेस के हाइड्रोक्सिल आयन को पकड़ लेता है या रिएक्ट करना शुरू कर देता है, तो हाइड्रोजन आयन एक्वस स्टेट में मौजूद, हाइड्रोक्सिल आयन भी एक्वस स्टेट में मौजूद, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं और बनाते हैं वाटर। किस फॉर्म में? लिक्विड स्टेट में। अब वाटर अगेन, चूंकि वाटर खुद भी आयोनाइज हो सकता है, लिहाजा मैं इसे रिवर्सिबल एरो से शो करूंगा कि ये रिएक्शन एक तरफा यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, इट कैन बी इन रिवर्स डायरेक्शन। बट समहाउ हमारा एसिड का एसिड होने की वजह हाइड्रोजन आयन है, बेस की बेस कहलाने की वजह हाइड्रोक्सिल आयन है। ये एसिड की एसिड वजह, बेस की बेस वजह, एक दूसरे से रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं, यानी कि अपनी जो वजह है एसिड कहलाने की या बेस कहलाने की वो ख़त्म हो गई। इसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर दिया। पीछे क्या बच गया? नो, पीछे बच गया हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये क्या करते हैं? ये दोनों सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर बना लेते हैं NaCl। सो स्टूडेंट, पहला रिएक्शन तो ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन ने हाइड्रोक्सिल आयन से मिलकर वाटर बना लिया और बाकी जो आयन्स बच गए सोडियम और क्लोराइड आयन्स दे फॉर्म NaCl। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ? ओवरऑल रिएक्शन ये हुआ कि एसिड के दो आयन्स, इसको हम लिख लेते हैं किसी और कलर से और उसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन्स बेस के सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन, ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन है वो असल में हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, या हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करके वाटर बना रहा होता है और सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में मिलकर साल्ट बना रहा होता है। सो जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है और उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रलाइजेशन की वो असल में वाटर के बनने की वजह से हो रही होती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड ख़त्म हो रहा होता है हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ बेस से रिएक्ट करके वाटर बना के। तो अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या हुई? बड़ी आसान सी बात है। न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और हम इसको सेम टर्म्स में पढ़ते हैं। जब एक मोल एसिड के हाइड्रोजन आयंस, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये जो बीकर के नीचे मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयंस एक मोल एसिड के, जब रिएक्ट करें एक मोल हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, ये एक मोल हाइड्रोक्सिल आयन है, तो वो क्या करते हैं? 1 मोल ऑफ वाटर बनाते हैं। इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और इस दौरान जो हीट एवॉल्व होती है, बनती है, निकलती है, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर की जाए तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है नीचे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के आपस में रिएक्शन की जिससे सॉल्ट और वाटर बनाया है, इसमें अगर मैं स्टेट्स लिख लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? 1 atm 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनकी सारों की स्टेट लिख लेता हूँ। एक्वा स्टेट, क्लोराइड आयंस की भी एक्वा, आयंस तो होते ही एक्वा स्टेट में है अनटिल अनलेस हाई टेम्परेचर पे ना जनरेट किया जाए। गैशियस स्टेट, आइसोलेटेड गैशियस स्टेट में जा सकते हैं, बट हमारे एसिड और बेस चूँकि आयोनाइज हुआ हुआ है तो एक्वा स्टेट में है। तो ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड और वाटर। वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, सोडियम क्लोराइड डिजोल्व हुआ है वाटर के अंदर, तो वो इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयंस होगा, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयंस होगा। और अगर तो मैं इसे क्रिस्टलाइज करा लूँ तो सॉलिड फॉर्म में होगा। अभी वो डिजोल्व हुआ है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, तो इसे मैं NaCl के दरमियान अगर प्लस लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर और प्रॉपर हो जाएगा कि सोडियम आयन एक्वस और क्लोराइड आयन एक्वस फॉर्म में। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वे है
न्यूट्रलाइजेशन को समझने का। इस दौरान जो हीट एवॉल्व हुई वो स्टैंडर्ड होगी, उसे हम शो करेंगे n से, न्यूट्रलाइजेशन n स्मॉल n, और इसकी वैल्यू होगी जब 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल HCl को न्यूट्रलाइज करता है तो इसकी वैल्यू होगी -57.4 किलो जाउल पर मोल। तो असल में ये जो वैल्यू है ना, ये शो कर रही है कि एसिड का हाइड्रोजन आयन 1 मोल जो HCl ने प्रोड्यूस किया वो बेस के 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल वाटर बना रहा है। ये असल में न्यूट्रलाइजेशन है। हाँ, उसमें बाई प्रोडक्ट सॉल्ट भी बनता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना वो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, लिहाजा अगर वो 1 मोल एसिड डाला जाएगा तो वो उनकी कोशिश होगी कि वो 1 मोल ही हाइड्रोजन आयंस बनाए और स्ट्रॉन्ग बेसिस भी। तो डेट्स वाई अगर आप बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स को अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ, तो उनमें जितने मैं 1 मोल ऐड करूँगा दोनों के, तो वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन बनाकर 1 मोल ऑफ वाटर बनाएंगे उसमें मुकम्मल आयोनाइजेशन की वजह से। और लिहाजा इनकी जो एंथैल्पी की वैल्यू है, यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी हो, वो इससे मिलती जुलती वैल्यू ही आती है। 57.4 के इर्द गिर्द ही वैल्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि वो सारे आयोनाइज हो जाते हैं और 1 मोल हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। अगर मैं चाहे यहाँ पे HNO3 डालूँ या HCl डालूँ, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा तो वो 1 मोल हाइड्रोजन आयन बनाएंगे, NaOH डालूँ या KOH डालूँ वो 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन ही बनाएंगे, क्योंकि 1 मोल अगर मैं बेस लूँगा तो वो सारी स्ट्रॉन्ग हुई तो सारी आयोनाइज हो जाएगी और 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगी वाटर में, और ये रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करके 1 मोल वाटर ही बनाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। अगर मैं ज़रा प्रॉपर नेम से पुकारूँ स्टैंडर्ड कंडीशन पे, अगर हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन मेजर करें तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन होगी। और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? 1 atm 25 डिग्री, और स्टैंडर्ड स्टेट्स यानी कि अगर मैं कार्बन की बर्निंग करा रहा हूँ तो वो सॉलिड में है, एथेनॉल की बर्निंग करा रहा हूँ तो वो लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, वेपर में नहीं है। खैर, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन अगर आप किसी सब्सटेंस की मेजर करते हैं ना तो असल में आप उसको कम्प्लीटली बर्न करते हैं। कम्प्लीटली बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत सारी मिकदार आप ऐड करते हैं सिस्टम के अंदर। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो कंप्लीट बर्निंग पॉसिबल नहीं है। मसलन आप जानते हैं कि कार्बन अगर कम्प्लीटली बर्न हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, अगर इनकम्प्लीट बर्निंग हो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। सो वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड कि जब किसी चीज़ की कंबस्टन हो तो वो कंप्लीट हो, और कंप्लीट कंबस्टन के लिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब चूंकि हम ये सारी वैल्यूज़ स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर कर रहे हैं, यानी कि 25 डिग्री और 1 atm पे, और स्टैंडर्ड स्टेट्स को लेते हुए, तो एक लाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। फॉर एग्जांपल, हम 1 मोल एथेनॉल लें स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर लिक्विड, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन कराएं। कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में। 3 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल एथेनॉल से रिएक्ट करें तो बनेगा कंप्लीट बर्निंग के बाद 2 CO2, साथ बनेगा 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब आप जानते हैं कि CO2 इज एक्चुअली अ गैस एंड वाटर इज एक्चुअली अ लिक्विड। तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आता है, यानी कि हीट निकलती है, वो होगी -1368 किलो जाउल पर मोल। स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे कि अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो यहाँ पे नोट लगाएं, और चूंकि एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है उसे C से शो किया जाता है। अब मेरी एग्जांपल में 3 चीज़ें हैं जो आपने गौर से समझनी है। जब हमने किसी सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन मेजर करनी है तो उसका 1 मोल लेना है और उसे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से बर्न कराना है। दूसरी बात यह है कि वो सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न होगी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगी। तीसरी बात, हीट हमेशा एवॉल्व होगी। ऐसा नहीं है कि कंबस्टन कराई और कूल डाउन हो गया सिस्टम के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग होती है ना, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी बीकर के अंदर कागज़ का टुकड़ा रख के उसे जलाएं
तो होगा यूं कि वो कंप्लीट बर्निंग से बीकर गर्म हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ की बर्निंग कराते हैं ना, तो उस दौरान जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। वो हीट आपकी बाहर जब निकलती है फ्रॉम रिएक्शन, तो वो क्या करती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। सो व्हेन एवर देयर इज अ कंबस्शन, देयर इज अ हीट एवॉल्व। ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्ब हो, हीट एवॉल्व होती है जब हम किसी एक मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करते हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे सब कुछ हो रहा है। डेट्स वाई मैंने मेंशन किया स्टैंडर्ड स्टेट्स। ये जो बर्निंग है ना या कंबस्चन है, कंप्लीट कंबस्चन, रिवर्सिबल नहीं है, आप डबल एरो ना लगाइएगा, ये यूनिडायरेक्शनल है। दूसरी बात ये है कि ये स्टैंडर्ड इसलिए कहलाता है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमने मेंशन की है। अब ये वैल्यूज़ मीथेन के लिए कुछ और है, अगर हम किसी और फ्यूल को ले रहे हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कुछ और होगी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, विच इज़ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है एक्चुअली है शॉर्ट क्वेश्चन, वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। अगर आप किसी सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब हम किसी सोल्यूट को डिज़ोल्व करें सॉल्वेंट के अंदर, अगर हम उसे डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या उस दौरान हीट एवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। मसलन अगर आप अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और अगर आप सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हीट एवॉल्व होगी। इट मीन्स दे आर टू पॉसिबिलिटी। सोल्यूशन बनेगा तो हीट निकल भी सकती है, ऐड भी हो सकती है। ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की तरह नहीं है कि हीट हमेशा एवॉल्व ही होनी है। अब यहाँ पे एक बात समझें कि जब हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशंस तो ले ही रहे होते हैं। जो सब्सटेंस की अमाउंट यानी कि सोल्यूट की अमाउंट जो डिज़ोल्व करनी है सॉल्वेंट के अंदर, वो भी 1 मोल लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्ज़ी से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व की और उसकी एंथैल्पी मेजर कर ली। आपको करना क्या है, आपको 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेनी है, उसको डिज़ोल्व करना है किसके अंदर, इतने सारे सॉल्वेंट के अंदर कि वो सारी डिज़ोल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप अगर 1 मोल अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं तो उसके लिए आधा गिलास पानी नहीं लेना, यानी कि थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं लेना, ज़्यादा सारा पानी लेना है। तो उसमें जब वो डिज़ोल्व करेंगे तो जो हीट चेंज आएगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब वो हीट चेंज कंप्लीट आया है, ये कैसे पता लगेगा? डेफिनेटली जब हमारी सब्सटेंस कंप्लीटली डिज़ोल्व होगी। अगर सब्सटेंस का कुछ हिस्सा डिज़ोल्व होने से रह गया तो हीट चेंज कंप्लीट नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा भी सॉल्वेंट मोर ऐड कर दें, यानी कि हम थोड़ा सा सॉल्वेंट, पहले हमने उसे डिज़ोल्व किया 1 लीटर में, मैंने आधा लीटर और सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो फिर हीट चेंज डेवलप हुआ। इसका मतलब ये था, हीट चेंज दोबारा आने का मतलब ये था कि हमारा कुछ सोल्यूट बच गया था डिज़ोल्व होने से। हमने ऐसा नहीं करना, हमने जो सिस्टम है हमारा सोल्यूट जो हम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं, ज़्यादा सारे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है इस तरह के पूरा डिज़ोल्व हो जाए, और फर्दर अगर मैं उसमें सॉल्वेंट ऐड करूं तो कोई हीट चेंज डिटेक्ट ना हो पाए। क्यों? क्योंकि जब सोल्यूट बचा ही नहीं डिज़ोल्व होने के लिए, सारा तो डिज़ोल्व हो चुका है। अगर आप फर्दर सॉल्वेंट डालते भी हैं इस सूरत में कि ये सोचते हुए कि शायद मेरा सोल्यूट बच गया और डिज़ोल्व होने से, तो चलो नया सॉल्वेंट डालने से जो बचा हुआ सोल्यूट है वो हल हो जाए, तो ऐसा अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपका सोल्यूट बचा ही नहीं, तो नया सॉल्वेंट डालने से कोई हीट चेंज आया ही नहीं। तो अगर 1 मोल सब्सटेंस मुकम्मल तौर पे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, यानी कि फर्दर डाइल्यूट करने का कोई फ़ायदा ना हो, नो हीट चेंज कंसीडर हो, तो तब जो हीट एब्जॉर्ब या एवॉल्व होगी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, वैसे इसको डिनोट किया जाता है नोट से, और यहाँ पे लिखा जाता है सॉल्यूशन। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यू है अमोनियम क्लोराइड का 1 मोल जब पानी में डाला जाए तो आपको
मैं बताता चलूँ कि वो 16.2 किलो जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, 1 मोल। जब वाटर में इस तरह डिज़ोल्व किया जाए कि वो मुकम्मल डिज़ोल्व हो जाए और वाटर डालने से, यानी कि और सॉल्वेंट डालने से कोई हीट चेंज ना प्रोड्यूस हो, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो चुका है, अब उसका कोई पार्टिकल नहीं बचा। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ कितना, 1 मोल, तो हीट एवॉल्व होती है कितनी, -25.0 किलो जाउल पर मोल। यानी 1 मोल सोडियम कार्बोनेट मुकम्मल तौर पे वाटर में डिज़ोल्व करो तो इतनी हीट एवॉल्व होगी। हीट जब एवॉल्व होती है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और हीट जब एब्जॉर्ब होती है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। यही वजह है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो हमें लगता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कूल डाउन हो गया है, एक्चुअली उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया है। और अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो हीट अप हो जाए तो इसका मतलब हीट बाहर आ गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था और उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। अब हम जा रहे हैं लास्ट डेफिनेशन की तरफ पे, वो है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। स्टूडेंट्स, अब हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात करते हैं। एटोमाइजेशन होता क्या है? एटोमाइजेशन का मतलब होता है कि हम किसी सब्सटेंस को कन्वर्ट कर दें एटॉमिक स्टेट में, एटम्स के अंदर। अब वो एटॉमिक गैशियस स्टेट होती है, मतलब ये एटम एक दूसरे से दूर दूर आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और एनी अदर थिंग, एक्चुअली दैट इज अ गैशियस आइसोलेटेड एटॉमिक स्टेट। सही अगर मैं कहूँ किसी सब्सटेंस को कन्वर्ट करना हो एटॉमिक स्टेट या एटॉमिक आइसोलेटेड गैशियस स्टेट के अंदर, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। असल में ना सब्सटेंस के अंदर मौजूद होते हैं बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर आप एनर्जी दे देंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो उससे कोई भी सब्सटेंस जो है वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को एटोमाइजेशन कहेंगे। हाँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। मसलन आपने 1 मोल एटम्स बनाने हैं किसी सब्सटेंस के, कैसे? उसे हीट देकर। किन कंडीशंस पे? स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या थी? 25 डिग्री, 1 atm। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन एटम बनाना चाहते हैं आइसोलेटेड गैशियस स्टेट के अंदर, तो मुझे 1/2 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स। और वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में होते हैं? गैशियस स्टेट में। एटम्स और मॉलिक्यूल में कैसे डिफरेंस समझेंगे? ये समझें, ये हाइड्रोजन का एक एटम है और ये है हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ये इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। आपने जब एनर्जी दी तो ये बॉन्ड हो गया ब्रेक, और इससे ये 2 एटम एक दूसरे से हो गए दूर दूर। अब ये जो पहले सब्सटेंस थी ये इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल थी, एनर्जी गेन करके अब जो सब्सटेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ एटम्स बन गई है। और ये एटम्स चूंकि बॉन्डेड नहीं है, एक दूसरे से दूर है, आइसोलेटेड है, लिहाजा ये गैशियस स्टेट में है। ये मॉलिक्यूल आपका बॉन्ड्स मेंटेन रखी हुए था, इसके अंदर बॉन्ड्स मौजूद थे, आपने एनर्जी देके वो तोड़ दिए। वो एनर्जी जो ये बॉन्ड एब्जॉर्ब करके ब्रेक डाउन हो गया और एटोमाइज होगी पूरी सब्सटेंस, 1 मोल एटम्स बना लिए स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कितनी एंथैल्पी, कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की? हाइड्रोजन की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हाइड्रोजन के 1/2 मोल गैशियस मॉलिक्यूल्स ने 1 मोल गैशियस एटम बनाने के लिए जो एनर्जी एवॉल्व की -218 किलो जाउल पर मोल है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 मोल गैशियस एटम बनाने के लिए, हाइड्रोजन एटम्स 1 मोल बनाने के लिए इतनी एनर्जी अगर आप देंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक बॉन्ड्स जो हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान वो टूट जाएंगे
और वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी तब कहेंगे जब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होगी। और इसके नीचे AT ये शो करता है ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। स्टूडेंट इसकी सिग्निफिकेंस भी है। पहली बात है ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए। जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जांपल ए सब्सटेंस में जो बॉन्ड्स अवेलेबल हैं वो पोलर हैं, बी सब्सटेंस में जो बॉन्ड्स अवेलेबल हैं वो नॉन पोलर हैं। तो ए को अगर मैं एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ एटम्स के अंदर ए के, हाफ मोल ए को अगर मैं 1 मोल एटम से कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वो मोर एनर्जी डिमांड करेगा। और बी को अगर मैं हाफ मोल बी को 1 मोल ऑफ बी एटम्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वो लेस एनर्जी डिमांड करेगा। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी, उतनी एंथैल्पी चेंज ज़्यादा आएगी, उतना तोड़ना उसको मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे गैशियस स्टेट का मतलब ही मैंने समझा दिया आपको। अगर यहाँ पे कोई और मटेरियल होता, से मैग्नीशियम सॉलिड होता और उससे या सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता और उससे सोडियम एटम बनाने होते तो उसके लिए यहाँ पे जो सिंबल आता वो सॉलिड आता। फॉर एग्जांपल मैं स्पेस बना लेता हूँ, मैं ये लिखता कि अगर सोडियम सॉलिड स्टेट में मौजूद है और उससे मैं सोडियम गैशियस एटम बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं गैशियस नहीं लिखता, क्योंकि सोडियम जो होती है वो तो मेटल होती है और सॉलिड स्टेट में मौजूद होती है, लिहाजा यहाँ स्टेट सिंबल्स एस आता। और इसकी जो वैल्यू हमारी बुक में बॉर्न हेबर साइकिल के अंदर लिखी हुई है डेट इज़ 108 किलो जाउल पर मोल, यानी कि अगर आप 108 किलो जाउल 1 मोल सोडियम सॉलिड को प्रोवाइड कर दें तो सोडियम गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में मौजूद है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपको समझ भी आ गई होंगी, याद भी हो गई होंगी, और इनकी डिस्कशन में आपको कुछ पॉजिटिव क्यों हैं, कुछ नेगेटिव क्यों हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है ये भी अंदाज़ा हो गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप ये याद कर लेंगे और बोर्ड में ये ज़रूर आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।